अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। इसी तरह खुश रहें, खुशियों को समेटते रहें और हो सके तो मुझे, मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखें। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, ना सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि अगर हो सके तमाम लिसनर्स कम से कम अपने एक जानने वाले को इस चैनल को शेयर करें। अगर आप लोग अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, आप चाहें तो लिख के शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप रिकॉर्ड करके ईमेल के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। अच्छा गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें आबिद साहब ने कराची से शेयर की है। ये जो वाक़या है, ये जो वाक़यात का आप कह सकते हैं कि एक सिलसिला था, ये इनके और इनकी फैमिली के साथ 2003 में पेश आया था। 2003 में ये न्यू कराची एक जगह है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पुलिस हेडक्वार्टर मौजूद है। इत्तफाक से ये उस हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने वाले घर में शिफ्ट हुए थे। इस एरिया में या पुलिस हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने शिफ्ट होने की वजह इतनी सी थी क्योंकि उस वक्त जो कराची शहर के हालात थे वो अब की निस्बत बहुत ज़्यादा ख़राब थे। ये चाहते थे कि किसी ऐसी जगह रिहाइश इख्तियार करें जिस एरिए या जिस इलाके में इनके जानो माल को किसी भी किस्म का ख़तरा ना हो। बहरहाल 2003 में जब ये उस घर में शिफ्ट हुए तो शुरू में बज़ाहिर सब अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरना शुरू हुआ तो इनको अंदाज़ा हो चुका था कि जिस घर में ये शिफ्ट हो चुके हैं वहाँ पे रुकना या रहना इतना आसान नहीं होगा। ये बताते हैं कि एक रात थी और रात के तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था। इत्तफाक से मैं ऑफिस का कोई असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था। इसी दौरानिए में मुझे महसूस हुआ कि मेरे कमरे के बाहर जहाँ पे पहले सहन मौजूद है और उस सहन से अगर आप आगे बढ़ें तो स्टेयर्स ऊपर की तरफ जाया करती हैं। मुझे लगा कि उन स्टेयर्स से कोई चलता हुआ नीचे आ रहा है या फिर स्टेयर्स के रास्ते से ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ है। इत्तफाक से उस रात उस वक्त मेरे अलावा पूरे घर में कोई भी मौजूद नहीं था। अब जैसे ही मुझे एकदम से आवाज़ आना शुरू हुई तो पहला इंप्रेशन यही था, हो सकता है कोई चोर हो या इस तरह के डकैत हो जो घर के अंदर दाखिल हो चुके हों। बहरहाल जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर की तरफ यानी सीढ़ियों की तरफ देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि एक नहीं 2 औरतें जिन्होंने ब्लैक कलर का बुर्का पहन रखा है वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरती चली आ रही हैं। अव्वल तो ये जो घर का दरवाज़ा था ये मुकम्मल तौर पे लॉक था और दूसरी बात ये थी कि ऊपर से नीचे आने के लिए ऊपर जो ग्रिल लगी थी वहाँ के ताले को भी खोलना पड़ता था। बिलाखिर ये दोनों कौन औरतें थीं जो ऊपर से नीचे आ रही थीं। जैसे ही मैं कमरे से बाहर की तरफ आया और मैंने सोचा कि मैं इन औरतों से पूछता हूँ कि आखिर आप लोग कौन हैं और आप लोग ऊपर से कहाँ से नीचे आ रहे हैं। जैसे ही मैं गेट के रास्ते से बाहर की तरफ आया तो इसी दौरानिए में वो दोनों औरतें जो कि सीढ़ियों से नीचे उतर रही थीं, जिनको अब से मुश्किल से 10 या 5 सेकंड पहले मैंने अपनी आंखों से उतरते हुए देखा था, अब वहाँ पे ना ही कोई औरत मौजूद थी और ना ही ऐसा लग रहा था जैसे 2 औरतें नीचे उतर के बाहर निकली हों, क्योंकि जो बाहर जाने का दरवाज़ा था वो भी मुकम्मल तौर पे लॉक हुआ हुआ था और अगर आप उस दरवाजे को खोलें या उसको बंद करें तो एक अजीब सी आवाज़ आया करती थी। ना ही मुझे दरवाज़ा खुलने की या बंद होने की आवाज़ आई थी और ना ही ये दोनों औरतें इतनी जल्दी घर से बाहर
निकल सकती थीं। मैं अजीब शशोपंज में मुब्तला था और कुछ देर तक तो मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मेरे साथ जो वाक़या पेश आ चुका है उसको मैं सरासर वहम करार दे दूं। इसी तरह कुछ अरसे के बाद मेरा ख्याल है कि शब बारात थी या शायद शब महराज थी। मेरी जो मदर हैं वो आम तौर पे पूरी रात इबादत किया करती थीं, तो वैसे ही वो बताती हैं कि मैं इबादत में मसरूफ़ थी। रात के 3:30-4 बजे का टाइम था। इत्तफाक से मेरी मदर कमरे से बाहर निकली। मेरी मदर ने सोचा कि जो सहन मौजूद है वहाँ पे जाती हूँ और वहाँ जाके नफिल अदा करती हूँ। जैसे ही मेरी मदर सहन में बाहर की तरफ आई, वो बताती हैं कि जब मेरी नज़र सहन की तरफ पड़ी तो मुझे लगा कि कोने में जहाँ पे सीढ़ियाँ मौजूद हैं वहाँ पे एक बारिश बुज़ुर्ग खड़े हुए हैं जिन्होंने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है और ऐसा लग रहा है जैसे वो भी नवाफिल की तैयारी कर रहे हैं। अब कुछ देर तक मेरी मदर सकते के से आलम में उन बुज़ुर्ग को न सिर्फ देखती रहीं बल्कि उनकी समझ ही नहीं आया कि आखिर ये कौन बुज़ुर्ग हैं जो हमारे घर में इतनी रात में सहन के अंदर आके नमाज की या नवाफिल की तैयारी कर रहे हैं। तकरीबन 3-4 मिनट तक मुसलसल मेरी मदर उनको देखती रहीं और इस दौरानिए में चमेली की या इत्र की खुशबू उनको महसूस हो रही थी। मेरी मदर बताती हैं कि इस दौरानिए में जबकि वो जो साहब थे या जो भी बुज़ुर्ग थे उन्होंने जब नवाफिल अदा किए तो सलाम पढ़ते ही देखते मेरी माँ की आंखों के सामने ऐसा लगा जैसे वो गायब हो चुके हैं। अब ये तो वो वाकया था जिसको देखने के बाद इसका इनकार मुमकिन नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी मदर ने भी मेरी तरह किसी और को बताना या डराना मुनासिब नहीं समझा। इसी तरह मेरा ख्याल है कि 26 या 27 रमज़ान चल रहा था और मेरी मदर की आदत थी कि जब भी वो खाना पकाने की तैयारी करती थीं तो सहन में आके बैठ के खाना बनाने की तैयारी करती थीं, क्योंकि एक तो सहन में उनको गर्मी कम महसूस होती थी और दूसरा सहन में एक पलंग भी मौजूद था। अम्मी बताती है कि जब मैं सहन के अंदर आके बैठी और मैंने चिकन को साफ़ करके उसको काटना शुरू किया तो इत्तफाक से उनको किसी काम से वापस कमरे के अंदर जाना पड़ा। अब जैसे ही अम्मी कमरे के अंदर वापस आईं और जो भी उनको काम था या जो भी सामान लेना था वो लेने के बाद जब वो वापस सहन की तरफ रवाना हुई तो बताती हैं कि मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट लगा होगा कि इस 1 या 1.5 मिनट के अंदर अंदर जब मैं सहन के अंदर या पलंग के पास वापस पहुंची तो वहाँ पे जितना भी गोश्त मौजूद था वो सारा का सारा गायब हो चुका था। अब पहले ये समझें कि शायद गोश्त का जो प्लेट है या जो भी बाउल था ये उसको अंदर रख के आ चुकी हैं, लिहाजा ये दोबारा कमरे में आई, फ्रिज को चेक किया, पूरे कमरे को छान मारा, ना ही वो गोश्त मिलना था और ना उसके बाद वो मिला। इसी तरह टाइम गुजरता रहा और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात थे जो मेरे साथ मेरी फैमिली के साथ मुसलसल पेश आते रहे। सबसे अहम वाक़या कुछ इस तरह से हुआ कि ईद का चौथा या 5वां दिन था और आम तौर पे जैसे कि ईद के दिन घरों में रौनक हुआ करती है वैसे ही हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे और जितने भी मेहमान थे उन तमाम मेहमानों में इत्तफाक से कोई भी बच्चा मौजूद नहीं था। खैर रात के 3 या 4 बज चुके थे तब कहीं जाके एक एक करके ये जितने भी मेहमान थे वो सारे के सारे अपने घर वापस रवाना हो गए। अब रात के 4 बजे जब सारे के सारे मेहमान जा चुके थे तो इत्तफाक से मेरे घर वाले भी बारी बारी सोने की तैयारी कर रहे थे। मैं अकेला सहन में बैठा हुआ था और मेरा ख्याल है कि मैं शायद
कुछ लिख रहा था। इसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे जो सीढ़ियाँ मौजूद हैं, उन सीढ़ियों के रास्ते से कोई नीचे उतरना शुरू हुआ है। अब जैसे ही मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे की तरफ देखना शुरू किया, तो मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने सामने पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह तकरीबन 7 बच्चे जो कि कुछ अजीब से हुलिये में थे। और इन तमाम बच्चों का जो कलर था वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइट था। ये ना सिर्फ सीढ़ियों से उतर के नीचे आ रहे हैं, बल्कि एक एक करके ये सारे के सारे बच्चे मेरे सामने इस तरह से खड़े हो चुके हैं जैसे कि वो मुझे कुछ कहना चाहते हैं या फिर मेरे साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। जैसे ही मैंने उन बच्चों को देख के आहिस्ता आहिस्ता करके खड़ा होना शुरू किया, तो इन बच्चों में जो बज़ाहिर सबसे बड़ा बच्चा लग रहा था, वो बच्चा एकदम से आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद उसने मुझे कहा कि आज के बाद रात के इस वक्त में तुम लोग यहाँ पे नहीं बैठना। ये जो टाइम है ये हम लोगों का यहाँ पे खेलने का टाइम है, और अगर आज के बाद तुम हमें यहाँ पे रात में नज़र आए तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। अब जैसे ही उन बच्चों ने इस तरह से मुझे बोलना शुरू किया, तो आप यकीन करें कि मेरे न सिर्फ पसीने छूट रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था मेरा बचना मुमकिन नहीं है। अल्लाह जानता है कि किस हौसले थे, किस तरह मैं उस जगह से अपने कमरे में वापस आया। और वापस आने के बाद मैंने कमरे को ना सिर्फ अंदर से लॉक किया, बल्कि पूरी रात यानी कि जब तक फजर की अजान स्टार्ट नहीं हुई, मैं मुसलसल कुरान पाक की तिलावत करता रहा। और जब फजर की अजान के टाइम मेरे जो अब्बू थे वो सो के उठे, तो मैंने उनसे सारा का सारा वाक़या बयान किया। अब्बू ने जब ये सारा का सारा वाक़या सुना, तो फिर उन्होंने भी बताया कि उनके साथ भी इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं। खैर, जब मेरे फादर नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में गए, तो जो मस्जिद के इमाम साहब थे, मेरे फादर ने सारा का सारा वाक़या उनको बयान किया। और मस्जिद के जो इमाम साहब थे, जब उन्होंने अपना हिसाब लगाया, तो वो कहने लगे कि आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि इस घर में आप लोग मज़ीद ना रुकें, जितना जल्दी हो सकता है इस घर को खाली कर दें, क्योंकि इस घर में आपके साथ साथ पूरा का पूरा एक जन्नात का कबीला रहा करता है। और अगर आपने उनके ख़िलाफ़ या उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम किया, तो हो सकता है कि वो आपको जानी या माली नुकसान पहुंचाएं। खैर, हम लोगों ने जैसे तैसे करके वो घर ना सिर्फ खाली किया, बल्कि अतराफ़ में जितने भी पड़ोसी थे उन सबको भी हमने बता दिया था कि अगर कोई भी इस घर को किराए पे लेना चाहे तो उसको बता दें कि उसको यहाँ पे जानी और माली नुकसान हो सकता है। अब्बू बताते हैं कि तकरीबन 10 या 11 साल तक वो जो घर था मुकम्मल तौर पे न सिर्फ खाली था, बल्कि पूरे इलाके वालों को, इवन के जो सामने जो सरकारी इदारा था, वहाँ पे भी इस तरह की बातें की जाती थी कि ये एक हॉन्टेड घर है।